हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का छठा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, न्यायपालिका के बारे में। ये जो हमारा वीडियो का जो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, इसे अच्छे से हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, आधुनिक युग में इसका क्या महत्व है। न्यायपालिका न्याय करने वाली एक संस्था है जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। हम बात करते हैं कि हमारे देश में 3 प्रकार के न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन तीनों न्यायालयों के माध्यम से व्यक्ति को न्याय मिलता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है, या लोगों के आपसी झगड़ों का कानून के अनुसार क्या करती है, निपटारा करती है। जो लोग कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो कार्यपालिका उनको क्या करती है, न्यायपालिका के सामने पेश करती है और न्यायपालिका उनको कानून के अनुसार दंड देती है। जैसा कि मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में पढ़ा रखा है। न्यायपालिका का महत्व, न्यायपालिका लोगों की आपसी झगड़े, या हम कह सकते हैं कि लोगों की आपसी झगड़ों का ये क्या करती है, निपटारा करती है। नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा कौन करती है, तो न्यायपालिका करती है। गरीब को अमीर के और कमजोर को शक्ति के अत्याचारों से बचाती है। हम बात कर रहे हैं, ध्यान से आपको सुनना है। जो गरीब लोग होते हैं वो अमीर लोग क्या करते हैं, कई बार उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। जो असहाय कमजोर लोग होते हैं, तो जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो कमजोर लोगों को दबाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि न्यायपालिका गरीब लोगों की भी मदद करती है, अत्याचारों से उनको बचाती है। विधायिका और कार्यपालिका के अनुचित कार्यों पर रोक लगाया गया। अब हम बात करते हैं कि प्यारे बच्चों की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। देखो, हम बात करते हैं, अगर न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र है तो वो सारे फैसले ले सकती है, व्यक्ति के मूल अधिकारों की भी रक्षा कर सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, विधायिका कार्यपालिका के दबाव में इतना वो ज्यादा काम नहीं कर पाती है। तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र क्यों रखा गया है। वर्तमान युग में न्यायपालिका का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। न्यायपालिका अपने कार्य को तभी सही तरीके से कर सकता है जब वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए 3 बातों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों की विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका क्या करती है, लागू करती है। देखो, एक तरफ कानून बनाया जा रहा है, एक तरफ कानूनों को लागू किया जा रहा है धड़ल्ले से। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों पर थोड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि न्यायपालिका को इन दोनों से स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखो, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जो न्यायपालिका कोई भी कार्य करती है तो विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायाधीश बिना किसी भय और भेदभाव के अपना काम कर सकते हैं। इस तरह न्यायपालिका पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए और न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। तभी जनता को क्या मिल सकता है, न्याय। आपको ध्यान से सुनना होगा। अगर न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी तो व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा भी की जा सकती है, प्लस उनको न्याय भी मिल सकता है। अगर न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका के दबाव में कार्य करती है तो व्यक्ति के मूल अधिकारों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको न्याय मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, अथवा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार बनाई रखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं, देखो प्यारे बच्चों, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिकों को शामिल नहीं किया जा सकता। देखो, विधायिका कानून बनाती है तो इनको नियुक्ति के मामले में इनको शामिल नहीं किया जा सकता। उसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। देखो, न्यायाधीशों को नियुक्ति का मतलब कि न्यायाधीशों को पद दिया जा रहा है और विधायिका को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। उसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है जो कानून का विशेष ज्ञान रखता हो, वकालत का अनुभव हो। इस तरह न्यायपालिका में राजनीतिक जो प्रभाव या शक्तिशाली इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको याद रखना है कि भैया, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया जा सकता।
कानून का ज्ञाता हो, कानून को अच्छे तरीके से जानता हो, वकालत का अनुभव हो, या हम कह सकते हैं निचली अदालत में 10 साल तक उसने काम कर रखा हो अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उसको शामिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं रहती। आपको याद रखना है कि विधायिका और कार्यपालिका के भरोसे न्यायपालिका नहीं रहती। न्यायाधीशों के जो वेतन है और जो भत्ते हैं, देश के जो संचित जो निधि होती है उसमें से उनको निकाल कर दिया जाता है। आपको इतना याद रखना है। इस निधि में होने वाले खर्चों पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपको याद रखना है, जो संचित जो निधि होता है इस पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं होता। संसद न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को कम नहीं कर सकती बल्कि बढ़ा सकती है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति यानी आज्ञा नहीं ली जा सकती, क्योंकि भाई मुख्य न्यायाधीशों को तो पैसा देना पड़ेगा और विधायिका से परमिशन ली जाए तो भैया ऐसा हो नहीं सकता। और न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि भाई देश की जो संचित जो निधि होती है, जो पैसा होता है, वो न्यायपालिका के न्यायाधीशों को मिलना चाहिए और उनके वेतनों को कम नहीं किया जा सकता, उनके वेतनों को बढ़ाया जा सकता है। ये प्रावधान है इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबे समय के लिए की जाती है। ध्यान से सुनना। हालांकि संसद न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकती है, जो संसद है वो न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकती है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। जब संसद में विशेष बहुमत हो तो महाभियोग द्वारा मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, लेकिन न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। यदि संसद के दोनों सदन किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास कर दे तो न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा आज तक नहीं हुआ। आपको याद रखना ये सारी चीजें। हो सके तो आप अपनी नोटबुक को खोलिए और लिखना शुरू कर दीजिएगा। बहुत आसान है ये। पता नहीं आप लोग पॉलिटिकल को क्या समझते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, 1 से 2 बार समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं कि अवमानना करने पर दंड देने की शक्ति। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। देखो, साधारण व्यक्ति जो है न्यायाधीशों के कार्य और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना आप नहीं कर सकते। अगर आपने आलोचना की, आपको न्यायालय दंडित कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय का अपमान करता है तो उसे न्यायालय द्वारा दंड दिया जा सकता है। न्यायालय ही ये फैसला करता है कि व्यक्ति ने उसका अपमान किया है या नहीं किया। जैसे हम बात करें 6 मार्च 2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने अंधरुति राय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया गया था। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण या पुनरावलोकन की शक्ति का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा है। मैं तो कहूंगा कि आप लोग अपने नोटबुक में से लिख लें, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं। न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं, इसके महत्व की भी चर्चा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम बात करें न्यायिक समीक्षा, यानी प्यारे बच्चों हम बात करें कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण या पुनरावलोकन, जिसका मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं कि पुनर्निरीक्षण या पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है। फिर से देखना। इस तरह न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायपालिका की एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए विधायिका और कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक जांच करती है और इसके कार्य संविधान के विरुद्ध होने पर उन्हें अवैध घोषित कर देती है। इस शक्ति के द्वारा न्यायपालिका देश के संविधान की भी क्या करती है, रक्षा करती है। देखो, याद रखना प्यारे बच्चों, जो न्यायपालिका होती है वो संविधान की रक्षा करती है। हाँ, संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संशोधन के लिए विशेष बहुमत होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है कठोर और लचीला भी तो है और उसके मूल रूप को बनाए रखती है। अब हम बात करते हैं कि न्यायिक समीक्षा का महत्व। लिखित संविधान के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। केंद्र और राज्य के बीच घमासान विवाद तो होता रहता है, लेकिन विवादों को निपटारा करने के लिए न्यायिक समीक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
तो विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायिक समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको याद रखना कि भाई विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखती है, तो न्यायिक समीक्षा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं। जनहित याचिकाओं से न्याय सक्रियता को कैसे बढ़ावा मिलता है, अथवा जनहित याचिका किसे कहते हैं। जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है। तो आइए प्यारे बच्चों समझते हैं इसको। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका के बारे में हम समझेंगे। पहले हम पढ़ते हैं न्यायिक सक्रियता के बारे में। जब न्यायपालिका सक्रिय होकर तीव्र गति से काम करती है तथा विधायिका और कार्यपालिका को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भाई उनको ऑर्डर दे देती है, निर्देश देती है कि आप सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे तो आप अपने कामों को अच्छे तरीके से कीजिए। तो न्यायपालिका इस कार्यवाही को ही न्याय सक्रियता कहा जाता है। और भारत में न्याय सक्रियता का मुख्य साधन क्या है, जनहित याचिका। चलिए देखते हैं, जनहित याचिका के कारण ही न्याय सक्रियता को तेजी से बढ़ावा मिलता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जनहित याचिका क्या है। जब कोई मुकदमा पीड़ित लोगों के द्वारा नहीं बल्कि पीड़ित लोगों की ओर से दूसरों द्वारा दाखिल किया जाता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। यह मामला जनता के हित से जुड़ा होता है, इसलिए इसे जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका गरीबों की मदद करती है, क्योंकि गरीबों पर अत्याचार होते हैं तो उनका शोषण भी तो हो रहा है। तो इसलिए जनहित याचिका गरीबों की क्या करती है, मदद कर सकती है। आपको याद रखना ये सारी चीजें। लेकिन गरीबी के कारण वह न्यायालय नहीं जा सकते, इसलिए जनहित याचिका के जरिए जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिक या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है, उनके शोषण को रोका जा सकता है और उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए जनहित याचिका गरीबों के लिए बहुत मददगार साबित हुई है। क्या न्यायिक सक्रियता से कार्यपालिका और न्यायपालिका में विरोध पनप सकता है, स्पष्ट कीजिए। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और न्यायिक सक्रियता ने दो नकारात्मक पहलुओं को जन्म दिया है। सबसे पहले तो इससे न्यायालय में काम का और ज्यादा बोझ बढ़ गया है, और दूसरा क्या है, न्यायिक सक्रियता के कारण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों के बीच जो अंतर होता है वो धुंधला हो गया है। इस तरह आज न्यायपालिका उन समस्याओं में उलझ गया है जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को दूर करना चाहिए, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए, इन मामलों की जांच करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना चाहिए। वास्तव में ये सभी कार्य न्यायपालिका के कार्य नहीं है, ये सभी कार्य तो विधायिका की देख रेख में और कार्यपालिका को रोकना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्याय सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों में संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि न्याय सक्रियता से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में तनाव बढ़ सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संसद और न्यायपालिका के संबंधों में तनाव के क्या कारण थे। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर संसद द्वारा रोक लगा दी गई थी और इस मामले को लेकर संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद चाहती थी कि संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाए ताकि भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। तो आपको याद रखना है भाई, संपत्ति के अधिकार को खत्म किसने किया? मोरारजी देसाई ने। न्यायालय इस मामले पर फैसला देता है कि संसद मौलिक अधिकारों की सीमित नहीं कर सकती। जो संसद है वो मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। तब संसद ने संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने यह कहा कि संविधान संशोधन द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। अगर आप संविधान में संशोधन कर रहे हो तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते। इस तरह संसद और न्यायपालिका के संबंधों में विवाद पैदा हो गया। विवाद के प्रमुख कारण है निजी संपत्ति
के अधिकार का दायरा क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन का दायरा क्या है? संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है? क्या संसद नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है? इन सवालों से संसद और न्यायपालिका के संबंधों में और ज्यादा तनाव बढ़ने लगा। संसद कहती है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों को आप सीमित नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि संसद और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति में कैसा बदलाव आया, अथवा 1973 में केशवानंद भारती मुकदमे का क्या महत्व है, जिसने संविधान के कौन से पहलू को उजागर किया। तो प्यारे बच्चों, यहां से समझते हैं कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के मुकदमे में एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंध बनाने में ही बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक मूल ढांचा है जिसमें संसद सहित कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। इस मुकदमे के जरिए न्यायालय ने दो काम किए। न्यायालय ने कहा कि संपत्ति का जो अधिकार है मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो संपत्ति का जो अधिकार है वो अब व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है, इसको खत्म कर दिया है और इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। और मूल ढांचा क्या है? कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। तो इस फैसले ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति में ही बदलाव ला दिया। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अब हम नेक्स्ट क्लास में इसे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे और केशवानंद भारती के बारे में और सारी चीजें हम जानेंगे, क्योंकि हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि न्यायालय ने कहा कि संपत्ति का जो अधिकार है वो अब संविधान का मूल ढांचा नहीं है।